वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम एनएमआर के बारे में पढ़ेंगे। एनएमआर की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में मैंने आपको यूवी के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे एनएमआर के बारे में। तो एनएमआर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के तौर पे, वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एनएमआर के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बट अगर हम एज ए रिसर्च की बात करें तो अगर आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री में रिसर्च करने जाओगे तो वहाँ एनएमआर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस आप कर रहे हो वहाँ पे एनएमआर के बिना सिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि एनएमआर ही एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली पता चल जाएगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको किसी भी चीज़ कंपाउंड का स्ट्रक्चर अच्छे से आइडेंटिफाई किस टेक्निक के थ्रू होगा, वो एनएमआर के थ्रू होगा। तो इसीलिए एनएमआर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम एनएमआर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे एनएमआर का। और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिन जिन टॉपिक में एनएमआर में, उन सब को हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपने मेरा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है इसमें आप देखोगे गामा रेडिएशन होती है, एक्सरे होती है, यूवी होती है, आईआर होती है, रेडियो होती है, एफएम होती है। तो ये सारी रेडिएशन है। इन सब रेडिएशन का हम मोस्टली यूज कर सकते हैं किसी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने में। सपोज करो अगर मैं किसी अगर मैं एक्सरे रेडिएशन को यूज़ कर रहा हूँ किसी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने में, ये एक्स कंपाउंड है, इसको मैं आइडेंटिफिकेशन करने में एक्सरे रेडिएशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस टेक्निक्स को मैं क्या बोलूँगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेम इसी तरह अगर मैं यूवी लाइट का यूज़ कर रहा हूँ किसी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने में, तो इस टेक्निक्स को मैं क्या बोलूँगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर में हम आईआर रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि एनएमआर में किस रेडिएशन का यूज़ किया जाता है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने में, तो वो रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। ये आपको याद करना है कि ये जो रेडियो वेव दिख रही है ये एनएमआर से रिलेटिव है। एनएमआर में इस रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज होता है, एनएमआर कैसे काम करता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनएमआर की डिस्कवरी किसने की थी। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट किस टेक्निक्स के किस रिलेटिव है, तो वो कई बार ऐसे क्रॉस मैच वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इधर याद रखना, ये ब्लोच, ये पुरसेल, ये साइंटिस्ट हैं, ये दोनों ने एनएमआर का डिस्कवरी की थी और 1946 में। याद नहीं रखना आपको, बट आपको ये ब्लोच याद रखना है, ब्लोच पुरसेल, ये क्या है, एनएमआर की डिस्कवरी की थी इन दोनों ने। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनएमआर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड का कोई पर्सन है जो रिएक्शन कर रहा है, जो नया मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बारे में पता करना हो तो हम एनएमआर के थ्रू पता करते हैं। एनएमआर आपको बहुत ही सटीक मतलब इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट में किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके अंदर से बहुत सारे केमिकल निकाल रहे हो, अगर उस केमिकल के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है वो भी हम एनएमआर से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने रिएक्शन लगाई है, ए और बी की रिएक्शन लगाई है और सी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये भी हम एनएमआर से पता कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं, डीएनए आरएनए टाइप के मॉलिक्यूल, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम एनएमआर से पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा एसीआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसकी स्टडी भी हम एनएमआर के थ्रू कर सकते हैं। तो एनएमआर का वाइड यूज़ है, एनएमआर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। बट ये जब बेसिक आइडिया है कि एनएमआर से हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं। अब ये एनएमआर है क्या, तो ये आपको पता चल चुका है कि ये एक ऐसी टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, जिससे हम किसी भी
अननोन स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं, उसके ग्रुप्स के बारे में, उसके बॉन्ड्स के बारे में, वो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका ओरिएंटेशन क्या है, अगर इसका आइसोमेरिज्म है उसकी स्टडी भी हम एनएमआर के थ्रू कर सकते हैं। और इससे हम किसी अननोन कंपाउंड के बारे में पता करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव स्टडी भी हो गई। और हम क्या कर सकते हैं, एनएमआर में क्वांटिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड कितना अमाउंट में है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो एनएमआर एज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी में काम आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनएमआर की बात करूँ तो एनएमआर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है H1 एनएमआर, एक होता है आपका H1 एनएमआर, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है C13 एनएमआर। C13 एनएमआर दूसरा जो एनएमआर आपका रहता है वो रहता है आपका C13। अभी जो H1 एनएमआर है, H1 मतलब हाइड्रोजन, तो ये H1 एनएमआर आपको याद रखना कि ये आपका अगर कोई कंपाउंड है लाइक बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। तो जो 6 हाइड्रोजन है उसके बारे में अगर आपको स्टडी करनी हो, उस हाइड्रोजन किस तरह से अटैच है, उनका क्या ओरिएंटेंट है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप H1 एनएमआर के थ्रू स्टडी करते हो। अगर आपको बेंजीन में कार्बन के बारे में स्टडी करनी हो तो आप C13 एनएमआर यूज करते हो। तो एनएमआर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, H1 एंड C13 एनएमआर। और रिसेंटली और टेक्निक्स आ गई है लाइक 2D एनएमआर, 3D एनएमआर, ये सब तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं आते इनके ऊपर। बट हम H1 एनएमआर, C13 एनएमआर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी देखेंगे इस वीडियो में। तो एनएमआर का प्रिंसिपल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसा एटम, सपोज करो हाइड्रोजन एटम हो या फिर कार्बन एटम हो, ऐसा कोई एटम जिसका मास आपका क्या रहता है, ओड मास रहता हो। ओड मास मतलब 1 हो, 3 हो या फिर 13 हो, 9 हो, इस टाइप का ओड मास वाले जो न्यूक्लियाई रहते हैं, ऐसे एटम्स रहते हैं जिनका मास ओड रहता है, वो एटम क्या करते हैं, हमेशा स्पिन करते रहते हैं रैंडमली हर डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ये रैंडमली हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है और ये स्पिन करते रहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं दीज एटम बिहेव लाइक स्मॉल मैग्नेट। ये सारे एटम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक मैग्नेट की तरह कर रहे हैं। आपने मैग्नेट को देखा होगा किस तरह से रोटेट करते रहता है, तो उस तरह से ये क्या करते रहते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। अभी होता क्या है कि अगर ये जो रैंडमली रोटेट कर रहे हैं इसके ऊपर मैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एटम तो अपने आप रोटेट कर रहे हैं क्योंकि ये एज ए स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ किसी अनदर मैग्नेट के थ्रू, तो होगा क्या कि ये जो एटम्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं इनका क्या हो जाएगा, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो जाएगा या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट इनका अरेंजमेंट हो जाता है। ये अलाइंस हो जाते हैं। अलाइंस मतलब पहले जो रैंडमली मूव कर रहे थे अभी क्या हो गए, अलाइंस हो गए। अलाइंस किसके, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंस हो जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइंस हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल आज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एनएमआर किस तरीके से काम करता है। तो अब हम एनएमआर का प्रिंसिपल देखेंगे। तो प्रिंसिपल समझना बहुत ही इजी है इसका। कोई अगर आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो मैंने क्या बताया था कि आपके सैंपल के अंदर जो ओड मास वाले प्रोटॉन न्यूक्लियाई जो रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, रैंडमली बिहेव करते हैं स्मॉल मैग्नेट की तरह। अगर बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये क्या करते हैं, रैंडमली रोटेट स्पिन करते रहते हैं। तो आप देख सकते हो पहले डायग्राम में ये क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, बाहर से बड़ी बड़ी 2 मैग्नेट लगा दी, ये बड़ी बड़ी सी 2 मैग्नेट लगा दी और इनका मैंने एक फिक्स डायरेक्शन में क्या लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैंने क्या कर लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं ये या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे या फिर मैग्नेटिक डायरेक्शन के फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट अलाइंस हो जाएंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इसमें सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंस हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी अलाइंस हो जाते हैं। अब आपने देखा सेकंड पिक्चर में कि ये जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके डायरेक्शन में क्या हो गए, ये अलाइंस हो गए। अभी क्या होगा कि जब ये अलाइंस हो गए, अब मैं क्या करूँगा कि बाहर से कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी डालूंगा। अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो मैंने आपको स्पेक्ट्रा में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी बताई थी
वो फ्रिक्वेंसी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस सैंपल के अंदर। जैसे हम सैंपल के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ये क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो ये जो एटम्स है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे, इस एटम की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। और ये एटम ये क्या करेंगे, एनर्जी को, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व करेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो अलाइंस थे, ये क्या कर लेंगे, ये फ्लिप कर जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, फ्लिप्स कर जाएंगे। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, थर्ड वाले डायग्राम में, तो हो क्या रहा है कि पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंस थे, पर जब मैंने बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी दी, जब मैंने बाहर से एनर्जी दी, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये एटम क्या हो गए, फ्लिप कर गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप किया मतलब क्या, इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्व किया है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये एटम्स वापस ये एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ये एनर्जी को क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और वापस जो इनकी डायरेक्शन थी उसमें वापस आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी इन्होंने रिलीज़ करी है, जो पहले इन एटम ने एनर्जी ली है और बाद में इस एनर्जी को रिलीज़ किया है, इसी की स्टडी करते हैं, यही हमें स्पेक्ट्रा में मिल जाता है। तो इसी की स्टडी से हमें क्या मिलता है, ऐसा स्पेक्ट्रा मिलता है। इसी स्पेक्ट्रा से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एनएमआर की। वो एनएमआर H1 एनएमआर हो सकता है या C13 हो सकता है। तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एनएमआर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो एनएमआर एक्टिव रहते हैं और कौन से कंपाउंड है एनएमआर इनएक्टिव रहते हैं, और इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस आता है। अभी कौन कौन से एनएमआर एक्टिव रहते हैं तो वो हम देखते हैं। देखो, आपको पता है कोई भी एटम रहता है वहाँ पे नीचे ये क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, और ऊपर जो लिखा रहता है उस एटम के ऊपर वो एटॉमिक मास लिखा रहता है। अगर किसी कंपाउंड का मास या फिर एटॉमिक नंबर ओड रहता है, ओड मतलब 1 3 5 7 9 11 13, अगर ऐसा ओड रहता है वो कंपाउंड आपके क्या रहते हैं, एनएमआर एक्टिव्स रहते हैं। अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिनका मास क्या रहता है आपका, इवन रहता है, इवन का मतलब क्या हुआ, इवन मतलब सिंपल सा 2 4 6 8 10 12, अगर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मोस्टली आप फोकस एटॉमिक मास पे करना, अगर ये ओड इवन रहता है मतलब इस नंबर में, तो वो कंपाउंड एनएमआर क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। इसी के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम देखेंगे अभी एक और क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इस चीज़ से समझिए कि ये देखो, ये एनएमआर एक्टिव कौन से होते हैं, तो एनएमआर एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनका मास क्या रहता है, ओड रहता है, 1 13 19 फॉस्फरस 31, ये सारे एनएमआर एक्टिव है क्योंकि इनका स्पिन नंबर रहता है, यही स्पिन कर सकते हैं रैंडमली। अगर मास आपका इवन है तो उस केस में क्या होगा, लाइक हीलियम, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फॉस्फरस 32, ये एनएमआर इनएक्टिव रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये कभी स्पिन नहीं कर पाते। जब ये स्पिन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम थोड़ी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर पाएंगे, ना ही हम इनको रोटेट करा पाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि एनएमआर एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था, तो आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक्टिव है। तो देखो, पहला ऑप्शन देखा जाए तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन ये आपका ओड है, पर कार्बन आपका क्या है, एवन है, मतलब ये पूरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब फॉस्फरस तक तो जाओ ही मत। अब देखो बी ऑप्शन, इसमें ऑक्सीजन आपका क्या इवन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन देखते हो 3, तो देखो यहाँ पहला हाइड्रोजन एवन आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं 4, तो यहाँ हाइड्रोजन भी क्या ओड है, कार्बन भी ओड है, फॉस्फरस भी ओड है। तो ये जो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये एनएमआर एक्टिव स्पीसीज है, ये एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको ढंग से देखना है। कई बार क्या होता है, लड़का पहला ये H1 देख लेता है तो इसको टिक मार देता है, तो गलत हो जाता है, आपको सारे ऑप्शन क्रॉस चेक करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि एनएमआर का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। कई बार इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सैंपल रखने वाला सैंपल होल्डर या सैंपल ट्यूब बोल सकते हो, ये सैंपल ट्यूब है, इसके अंदर क्या रहता है, सैंपल्स रखते हैं हम। और अगर देखोगे यहाँ पे कोईल लगी हुई है, अब इस कोईल का क्या नाम है वो भी अभी हम देखेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी सी ऐसे मैग्नेट लगी रहती है। अभी होगा क्या कि देखो, अगर आप सैंपल डालते हो जिसके अंदर ओड मास है,
वो रेंडमली क्या करेंगे, सैंपल में न्यूक्लियस सारे रोटेट करते रहेंगे क्योंकि एज ए स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल में, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन की वजह से क्या होंगे, या तो वो डायरेक्शन के साथ अलाइंस हो जाएंगे या उसके अपोजिट अलाइंस हो जाएंगे। फिर जब अलाइंस हो जाते हैं, फिर मैंने क्या बोला था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं। तो ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे हम अप्लाई करेंगे इस कॉइल के थ्रू, तो जो डायरेक्शन में थे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और एनएमआर स्पेक्ट्रा आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसी की आप स्टडी करते हो। अब हम थोड़ा डिटेल से हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, किसका क्या क्या काम रहता है। तो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये सैंपल होल्डर है और इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है आपका स्वीप कोयल, ये आपको याद रखना है। 2 स्वीप कोयल है, 2 बड़ी मैग्नेट है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटेड है, ठीक है, जो ये ट्रांसमिट करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर है। देन इसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको स्वीप जनरेटर के बारे में याद रखना है। इसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो सैंपल होल्डर है जो मैंने आपको बताया था, वो क्या है, ग्लास ट्यूब रहती है, बहुत ही लॉन्ग रहती है, 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बट इसका अगर विड्थ देखोगे वो बहुत ही छोटी रहती है, कैपिलरी जैसी रहती है। कैपिलरी से थोड़ी बड़ी होती है, लाइक 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर इसका रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे बहुत बड़ी मैग्नेट लगी रहती है, आपने देखा अभी डायग्राम में। तो वो मैग्नेट किस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो ये लिखा हुआ है 1600 मेगाहर्ट्ज है। इसके बाद मैग्नेटिक कोयल लगी रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक कोयल से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मैग्नेट के थ्रू। इसके बाद एक होता है स्वीप जनरेटर, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है, 2 बड़ी मैग्नेट से क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। तो होता क्या है, कई बार यहाँ हल्का वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर वापस वीक होता है, फिर स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म फिक्स अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड पूरा इस ट्यूब के अंदर से पास कराना हो, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्वीप जनरेटर। तो आपको ये पता चल गया कि स्वीप जनरेटर का क्या काम है। तो इसका काम है कि इक्वल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को पास कराना है सैंपल के अंदर। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वीप जनरेटर का क्या काम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटेड, जिसमें आपको पता है ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करती है। अब इसी तरह रिसीवर क्या करेगी, जो ट्रांसमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी है बाद में सैंपल जब रिलीज़ करेगा तो उसको एब्जॉर्व करेगी। इसी तरह डिटेक्टर लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नाम से ही पता चल जाती है और कई बार एग्जाम में इनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट अगर आप ऐसे सब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तब आपको मतलब इनके बारे में लिखना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एनएमआर से रिलेटिव है। वो कई बार एग्ज़ाम में लिटिल बिट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा उनके बारे में हल्का सा भी आइडिया रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। लिटिल बिट जानने की कोशिश करेंगे, इसको कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो अगर आपको पता है कोई लूप है, इलेक्ट्रिकल लूप है, इस तरह से वायर है, वहाँ पे अगर मैं करंट को पास करता हूँ, अगर सपोज इस लूप में मैं करंट को पास करता हूँ, तो जैसे ही इस लूप में करंट पास होगा तो होगा क्या, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स महसूस होगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, इस इलेक्ट्रिकल जो लाइन है करंट है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो हल्का सा जो फोर्स बोल सकते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, इसकी डायरेक्शन रहती है। इसीलिए तो हम एनएमआर के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसका एक डायरेक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये आपको मालूम पड़ गया है। ये आपने पढ़ा होगा फेराडे वगैरह इनके रूल्स में भी 11th-12th में। पर ये वेक्टर राशि है, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो सेकंड है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। ये क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एटम का, उसके ऑर्बिट के अंदर। अगर आप देखोगे, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये मे बी +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। ये क्या है, ओरिएंटेशन है। तो इसी से बेसिस पे ये क्या स्पिन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो
स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है, ये एस से भी डिनोट कई बार किया जाता है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक मोमेंटम। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या, मोमेंटम मतलब क्या, मूव करना, वो किसकी ओर मूव करना, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो न्यूक्लियस रहते हैं एटम्स के, वो क्या करते हैं, वो रेंडमली ऐसे स्पिन करते रहते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो सपोज करो ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर मैंने क्या किया, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि ये जो रेंडमली मूव कर रहा है ये अलाइंस हो जाएगा, किसके अलाइंस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो अलाइंस हो रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलाइंस हो रहा है, तो ये अलाइंस होने की जो टेंडेंसी रहती है इसी को मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। आपको पता चल गया कि ये भले अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में हो रहा है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आने की जो टेंडेंसी रहती है किसी भी स्पिन न्यूक्लियाई की, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। तो देखो आप पढ़ सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी है यूज टू मेजर द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको आइडिया लग गया कि यह होता क्या है। और इसके बाद गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, वो कई बार इसके बारे में सिंपल सा पूछा जाता है कि किसके बीच का रेशियो रहता है। देखो नाम से पता चल रहा है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। रेशियो मतलब दो चीज़ों के बीच का होता है, किसके बीच का है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम का और दूसरा एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का क्या है, ये एक रेशियो है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, ज़्यादा इनके बारे में क्वेश्चंस नहीं आता है। इसको गामा से सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब हम जो एनएमआर के बारे में पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप जीपीएट का, नाइपर का, किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है इस अब जो मैं पढ़ाऊँगा उसके ऊपर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल। किसी भी मॉलिक्यूल में आपको बाहर से देख के पता करना पड़ेगा कि कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम या कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम इन C13 एनएमआर में प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर देख के पता करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लाइक ये एग्जांपल देखो, तो अगर आप इस एग्जांपल देखोगे तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये डिफरेंट है कंपेयर टू ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। अब ये मैंने कैसे पता किया, तो देखो ये अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन के यहाँ पे क्लोरीन है, तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैं सारे हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके यहाँ पे क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, आपका एक बॉन्ड है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह देखो इस हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे बाजू में कोई क्लोरीन नहीं है और ना इसके बाजू में क्लोरीन है, ठीक है। इसी तरह इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन रहते हैं नीचे, अगर CH3 देखोगे तो यहाँ के इस हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके जस्ट अपोजिट भी हाइड्रोजन है। मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट है इसके सराउंडिंग, और बीच वाला हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग भी क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग भी क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो एनएमआर के अंदर इसकी कितनी पीक आएगी, तो इसकी 3 पीक आती है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम और एग्जांपल देखेंगे। लाइक अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो इसमें देखो CH3 है और ये है आपका CH2 है और ये Cl है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ढंग से ओपन करके अच्छे से देखूं तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो देखो मैं इसको अगर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इसमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है। मैं कैसे बता सकता हूँ, देखो इस हाइड्रोजन के यहाँ पे बॉन्ड है और इस हाइड्रोजन के यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। सेम इसी तरह इस हाइड्रोजन के आगे ये वाला बॉन्ड लगता है और ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बॉन्ड है। तो देखो जाएगा कि इन तीनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। तो इनकी एक पीक आएगी। पर अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, इस CH2 वाले की, तो यहाँ पे क्या अलग इन्वायरमेंट है। देखो इन 2 हाइड्रोजन का सेम इन्वायरमेंट है। देखो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है।
तो देखो इस हाइड्रोजन के यहाँ पे भी क्लोरीन है और इसके यहाँ पे भी क्लोरीन, तो मतलब ये हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। तो अगर मैं पूछूँ डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप हाइड्रोजन कितने हुए, तो एक तो ये CH3 वाले ये 3 हाइड्रोजन और ये 2, तो यहाँ पे 2 पिक आएगी। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से हम और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये जो आपको इथेनॉल दिख रहा है, इस इथेनॉल की पीक कितनी रहेगी। तो देखो ये 3 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है और इन 2 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट अलग है। मतलब तो देखो एक इसकी CH3 की पीक आएगी और एक CH2 की पीक आएगी और एक इस हाइड्रोजन की पीक आएगी। क्यों आएगी, तो क्योंकि इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। देखो जो बीच वाला CH2 है, थोड़ा फिर से देख लेते हैं, ये बीच वाले CH2 के 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। देखो इस जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, इन दोनों का, तो इन दोनों की एक पीक आएगी। जिन दोनों का एनवायरनमेंट सेम रहता है उनकी एक पीक आती है। तो देखो CH2 की एक पीक आ गई। फिर इसी तरह CH3 के तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम रहता है तो इनकी एक पीक आ गई। और इसी तरह ये OH, इसकी एक और पीक आ गई। तो मतलब कितनी पीक आ गई कि NMR स्पेक्ट्रा में 3 पीक आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों का। यहाँ से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस 5th नंबर के एग्जाम्पल में मैं पूछूंगा इसमें NMR में कितनी पीक आएगी, तो आप क्या बताओगे। देखो आप सोचोगे, आपके माइंड में आएगा कि 2 पीक आएगी, पर 2 पीक इसकी नहीं आती। इसकी NMR में एक ही पीक आएगी। कैसे आएगी तो वो हम देखते हैं। देखो ये क्लोरीन है, ये कार्बन, इसके सराउंडिंग हाइड्रोजन और इसके सराउंडिंग हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। तो देखो इस हाइड्रोजन के यहाँ क्लोरीन है तो इस हाइड्रोजन के यहाँ भी क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन के यहाँ क्लोरीन है तो इस हाइड्रोजन के यहाँ क्लोरीन है। और इनका सबका अगर इन्वायरमेंट देखोगे तो एक जैसा इन्वायरमेंट है। जब इन्वायरमेंट एक जैसा रहता है सराउंडिंग बॉन्ड का, तो एक ही पीक आती है। तो देखो ये सेकंड 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इसकी NMR में एक पीक आएगी, इसकी 3 आएगी। अब मैं पूछूं इसकी कितनी पीक आएगी, यहाँ से आपका और बहुत ईजी मतलब कॉन्सेप्ट हो जाएगा अच्छे से। लाइक अगर ये एग्जाम्पल ढंग से देखोगे तो देखो ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। इस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन के यहाँ पे OH है, इस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन के यहाँ पे OH है। मतलब इन तीनों, ये जो आपको मिथाइल दिख रहे हैं CH3 इन 6 प्रोटॉन का एक जैसा एनवायरनमेंट है तो इनकी एक पीक आएगी। फिर ये बीच वाला, इसकी एक पीक आएगी, 2, एक इसकी, तो 3 पीक। तो इस केस में कितनी पीक आएगी, 3 आएगी। तो आप ऐसे नहीं कि 4 पीक कर लो, आप सोचो कि एक इस मिथाइल की आएगी, एक इस मिथाइल की आएगी, एक इसकी आएगी, एक इसकी। 4 पीक नहीं आएगी, इसकी पीक आएगी 3, क्योंकि ये 2 CH3 ये 2 CH3 एक जैसे रहते हैं। अब मैं आपको पूछूंगा बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर कितनी पीक आएगी H1 NMR में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेंजीन के अंदर CH2 बॉन्ड, CH2 CH रह रहा है, आपको दिख रहा होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये CH रहता है, ये भी CH रहता है, ये भी CH रहता है। तो सारे CH से जुड़े रहते हैं आपस में और बीच में डबल बॉन्ड्स रहते हैं। तो ये सारे जो हाइड्रोजन है इन सबका इन्वायरमेंट सेम है। अगर आप स्टडी करोगे इस हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह आगे देखोगे तो इस हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो सबका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। तो जब सेम इन्वायरमेंट रहता है तो बेंजीन की एक ही पीक आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूँ 9th नंबर एग्जाम्पल की, तो इसकी कितनी पीक आएगी। तो देखो आपके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन की, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड वैलेंसी पूरी हो चुकी है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इन 2 हाइड्रोजन की और इन 2 हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे ये 4 हाइड्रोजन है। अगर इन चारों का अगर मैं देखूँ इन्वायरमेंट तो सबका सेम है। इसके यहाँ पे मिथाइल है, इसके यहाँ पे भी मिथाइल है, इसके यहाँ पे भी मिथाइल है और इसके यहाँ पे भी मिथाइल है। तो ये जो 4 बीच वाले दिख रहे हैं हाइड्रोजन, इन चारों की एक पीक आएगी। अब ये 2 मिथाइल दिख रहे हैं, इनकी भी क्या होगी, इन्वायरमेंट सेम है दोनों का, तो इनकी 2 पीक। तो मतलब जो 9th नंबर का जो एग्जाम्पल है इसकी कितनी पीक आएगी, आपकी 2 पीक आएगी। अब आप अगर आपको समझ में आ गया है ये पीक वाला सिस्टम, तो आप मेरा ये 8 नंबर का जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसका मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी पीक आएगी। कमेंट करके बताना। अगर आंसर सही बता तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से मुझे मैसेज करो, मैं फिर से इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डालूंगा ताकि आपको
और अच्छे से डिटेल्स में समझ में आए। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ़ पीक कितनी आती है एनएमआर के अंदर, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन पे डिपेंड्स करती है, तो उसके बारे में हमने स्टडी करी। तो अभी तक मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था। अगर मैं बात करूँ C13 की, अगर H1 NMR की बात करता हूँ तो मैं हाइड्रोजन की स्टडी करता हूँ। पर अगर मैं बात करूँ C13 की, तो C13 में हम सिर्फ कार्बन को देखते हैं। तो देखो, अगर मैं C13 की बात करूँ इस 4 वाले एग्जाम्पल में, तो मैं इसकी पीक तो आएगी नहीं कभी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। कार्बन इसमें कितने हैं? 2 ही है, तो मैक्सिमम पीक कितनी आ सकती है? 2 ही आ सकती है। इस केस में देखोगे तो देखो, ये दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, तो इसकी एक पीक आएगी। इस केस में देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, पर इन 2 कार्बन का क्या एनवायरनमेंट सेम है, तो एक पिक इसकी और एक बीच वाले की, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पिक कितनी आ गई? 2 पिक आ गई। तो C13 NMR में डिफरेंट पिक आती है और H1 NMR में डिफरेंट पिक आती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली एग्जाम में H1 NMR के बारे में ही पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में लिखा रहता है ऊपर में कि इसमें C13 की NMR की पिक कितनी आएगी, तो आप कार्बन पे फोकस करोगे। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं डालूँगा। उसमें फिर से मैं NMR पीक के बारे में बताऊँगा, शील्डिंग इफेक्ट, डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताऊँगा, पीक स्प्लिटिंग के बारे में बताऊँगा, ट्राइंगल जो आपने सुना होगा उसके बारे में बताएंगे, कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा NMR का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।